हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिमेनिंग डेज में आप एसबीआई क्लर्क में ऐसा क्या कर सकते हो कि आपका स्कोर इंक्रीज़ हो जाए। और अगर अभी भी स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो सबसे पहली बात, अगर आपने जितना भी सिलेबस अब कंप्लीट किया है, होपफुली आपने 80-90% तो कर ही लिया होगा। तो आप उसको जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, उतनी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज़ होगी। और लास्ट टाइम पे ऐसा भी होता है कि मॉक में ना हमारा स्कोर अचानक से डाउन होने लगता है, क्योंकि वो नर्वसनेस आती है एग्जाम के पहले। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अचानक से स्कोर क्यों कम हो रहा है, बस आपको ये रखना है कि हमें अपना बेस्ट देना है। बाकी फिर जो होगा हम एग्ज़ाम में अच्छा ही परफॉर्म करेंगे अगर हम यहाँ अपना अच्छे से कर रहे हैं तो आपको काम रह के ही मॉक लगाने हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था कि एग्ज़ाम टाइम के पहले मैं जब मॉक देती थी तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी कि पेपर हो रहा है। तो वो क्या होता है ना, स्कोर अपने आप डाउन होने लगता था। तो वो उससे आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप मॉक लगाते हो तो एक राइट स्ट्रेटजी के साथ लगाना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि क्लर्क में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता है जो टॉपिक ईजी है आप उनको पहले अटेम्प्ट करो, कोई भी सेक्शन में हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में हमेशा स्टार्ट करती हूँ, पहले एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं, या फिर छोटे छोटे जो भी कभी कभी राइट वाले क्वेश्चन पूछता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि क्वेश्चन पढ़ के करना है कि उसमें एरर पूछ रहा है, ये कौन सा सेंटेंस राइट है वो पूछ रहा है। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी। मैच द कॉलम है, और जो भी मैं पैसेज वाला पार्ट हमेशा लास्ट में करती हूँ। नो मैटर वॉट, पैसेज कितना भी इजी हो या टफ हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको देखती नहीं हूँ। मेरा ऐसा रहता है कि जब मैं पूरा पेपर कर लूँ तो मैं ऐसे टाइम डिवाइड करके करती हूँ कि मेरा ऐसा रहता है पैसेज जब मैं करूँ तो मेरे पास एटलीस्ट 7 से 8 मिनट होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में मोस्टली हो जाता है जब आप 20 मिनट सफिशियंट होते हैं, मोर देन सफिशियंट होता है। तो मेरा ऐसा रहता है जब भी मैं पैसेज करूँ तो मेरे पास 8 मिनट या 8, साढ़े 8, 9 मिनट तक हो, तो मैं उसको 3-4 मिनट उसको रीड करूँ। मैं पूरा रीड कर लेती हूँ क्लर्क में, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि उससे क्या, छोटा सा ही पैसेज रहता है, बहुत बड़ा तो रहता नहीं है, और प्री का पैसेज है। तो मैं उसको पूरा पढ़ लेती हूँ ताकि जब मैं क्वेश्चंस करूँ तो इन्फेरेंस वाले क्वेश्चन भी इजीली हो जाए, कौन से राइट है कौन से ट्रू फॉल्स जो होता है वो भी हो जाए। और इंग्लिश की, अगर इंग्लिश हो गया, उसके बाद मैं अगर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में जैसे मैं बोलती हूँ कि आप क्लर्क में अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप 35 आउट ऑफ 35 इजीली अटैम्प्ट कर लोगे। इनफैक्ट 17-18 मिनट्स में भी कर सकते हो, रीजनिंग ईजी होती है। लेकिन अगर नहीं भी है तो भी आप 25+ इजीली कर सकते हो। रीजनिंग में भी मैं हमेशा से मिसलिनियस वाला पार्ट पहले करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा अच्छा है रीजनिंग तो भी मैं पजल उठा लूँ, क्योंकि आप नहीं जानते एग्जाम में कौन से पजल, या आप एक लाइन भी गलत अगर आप रीड कर लोगे ना तो पूरे पजल में आप स्टक हो सकते हो। तो वो आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं पूरा रीजनिंग का जो मिसलिनियस वाला पार्ट है, मिसलिनियस में मेनली कैसे सिलॉग्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, और जो वो फॉरवर्ड बैकवर्ड है उसको मैं लास्ट में करती हूँ, क्योंकि वो 1 मिनट तो लेता ही लेता है उसमें काउंटिंग में। तो कुछ जैसे जो ज़्यादा टाइम लेते हैं उनको आप लास्ट में कर सकते हो, लेकिन जो इजी वाले होते हैं उनको आप पहले करो। पजल जो सिंगल वेरिएबल वाली आते हैं नॉर्मल, उनको करो। और ब्लड रिलेशन जो रीजनिंग में होता है हमेशा फंसाता है। वो आपको दिखेगा कि बहुत ईजी है, लेकिन उसमें आप फंस जाओगे, तो उसको आप कितना भी ईजी लगे ना उसको लास्ट में करना। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ऐसा हुआ है कि ब्लड रिलेशन ऐसे देखने में ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, और लास्ट में जब उसको आप करने लगते हो तो इतना टाइम वो ले लेता है, और वो पूरा क्वेश्चन पूरा फ्लो बिगड़ जाता है। तो आप उसको लास्ट में ही अटेम्प्ट करो, जैसा भी वो क्वेश्चन हो उसको लास्ट के लिए रखो। और उसके बाद जो दो वेरिएबल पजल जो वेरिएबल के साथ आती है उसको भी आप लास्ट में करो। तो पहले आप मिसलिनियस कर लो थोड़े बहुत, अगर जो मिसलिनियस के जो ऐसे क्वेश्चंस लगते हैं जो थोड़ा सा टफ लगते हैं, टफ इन द सेंस जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं, उसको आप लास्ट में रख सकते हो, बीच में आप पजल्स कर सकते हो। और अगर कोई पजल नहीं बन रही है, अगर आप एक आध लाइन उसमें गलत पढ़ रहे हो, तो हम क्या होता है ना, गलत लाइन भी रीड करते हैं, लेकिन वो एग्जाम के प्रेशर के कारण हमें ऐसा लगता है हमने सब पढ़ लिया, और वो हम बार बार वो गलत ही पढ़ते हैं। तो आप इससे बेटर है इसको आप स्किप करो, नई पजल करो। जब आपके पास टाइम बचेगा ना तो फिर वो वाली पजल करना तो ईजिली बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वो एक लाइन हम बार बार पढ़ते हैं और बार बार उसको रॉन्ग ही पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, स्ट्रेस होता है। और रही बात न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स की, तो मैथ्स में भी मेरा यही है कि मैं जितना भी स्पीड मैथ का पार्ट है उसको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी करूँ, ताकि अर्थमेटिक में मुझे टाइम मिले, वो क्वेश्चन में टाइम मिले जो अर्थमेटिक के मेरे बहुत ज़्यादा वीक है टॉपिक, जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है समझने के लिए। तो इसलिए मेरा ऐसा रहता है कि पहले मैं मिसलिनियस के सारे क्वेश्चन कर लूँ, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया। और हाँ, लेकिन अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आती है ना तो उसको मैं हमेशा लास्ट के लिए रखती हूँ, यानी डीआई के बाद, या अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन जो मेरे टॉपिक स्ट्रॉन्ग है पहले मैं उनको कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको रॉन्ग नंबर रखती हूँ, क्योंकि रॉन्ग नंबर कभी कभी फंसाने वाले होते हैं। मोस्टली उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू मिसिंग नंबर सीरीज में। तो मिसिंग नंबर सीरीज में क्या होता है कि आप इजीली बना सकते हो, उसका जो पैटर्न है वो इजीली क्रैक हो जाता है। रॉन्ग नंबर कभी कभी क्या होता है, पॉइंट वाले रहते हैं, डेसिमल वाले रहते हैं, तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम जाती है। तो मैं उसको हमेशा लास्ट में ही करती हूँ। तो पहले मैंने मिसलेनियस के यानी सिंप्लीफिकेशन वगैरह कर लिया, उसके बाद डीआई कर ली, डीआई के बाद जो मेरे अर्थमेटिक के टॉपिक थे वो कर लिए, अगर मिसिंग आई तो पहले कर ली, और मिसिंग अगर नहीं आई, रॉन्ग आई, तो पहले अर्थमेटिक के वो क्वेश्चन जो मुझसे बन जाते हैं वो किया, देन उसके बाद रॉन्ग नंबर कर लिए, और उसके बाद रिमेनिंग अर्थमेटिक। तो मैथ में मेरा ऐसा रहता है 25 to 27 भी हो जाए तो मेरे लिए इनफ रहता है, क्योंकि कुछ मेरा ऐसा है मैथ के साथ कि
कभी ना कभी मैं कुछ क्वेश्चन में स्टक हो ही जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मैं 27-28 तक भी मैक्सिमम कर लूँ तो मेरे लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि मैं मोस्टली नंबर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंग्लिश और रीजनिंग से गेन कर सकती हूँ। तो ये यहाँ आपको मिनिमम अगर आप 70+ भी करोगे तो इसलिए इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी है, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो ही जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आप कोई ऐसे स्टेट से नहीं हो जिसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, यानी 100 से भी कम है। तो इस बार आपने देखा होगा कि मोस्टली जो वैकेंसीज हैं वो अच्छी हैं, मोस्टली स्टेट्स में अच्छी, कुछ साउथ के स्टेट्स में अच्छी नहीं है, लेकिन मोस्टली अच्छी हैं। तो अगर आप अच्छे वैकेंसी वाले स्टेट से अगर आपने फॉर्म फिलअप किया या फिर आपने वहाँ से हो, तो आप इजीली 70+ भी टारगेट करोगे ना, क्योंकि पेपर ऐसा आता है, अगर आप मॉक में आपके 70+ आ रहे हैं तो पेपर में तो आप इजीली ला ही लोगे, क्योंकि मॉक का लेवल और पेपर का लेवल डिफरेंट होता है। मॉक में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे सिलॉक्स और इनइक्वालिटी दे देता है, लेकिन पेपर में ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि आपको सिलॉक्स और इनइक्वालिटी दोनों साथ में मिले, या तो सिलॉक्स मिलता है या इनइक्वालिटी मिलता है, ठीक है। मॉक का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू जो हमारा पेपर आता है। आप उसका पेपर कैसे आता है, तो आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस लगा सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, मेमोरी बेस्ड मिलते हैं, वो भी एग्जैक्ट नहीं होते हैं, तो लेकिन फिर भी आप उससे एक एनालिसिस लगा सकते हो कि पेपर कैसा आता है। तो अगर आपके 70+ भी स्कोर आ जाए अगर मेन एग्जाम में, तो इजिली मोस्ट स्टेट का कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा। लास्ट ईयर तो 50 कट ऑफ भी गया था बहुत सारे स्टेट्स का, और 60-70 के बीच में बहुत सारे कट ऑफ थे, एक्सेप्ट 1-2 स्टेट्स को अगर हम छोड़ दें तो। और IBPS क्लर्क से SBI क्लर्क का कट ऑफ हमेशा कम ही जाता है, और इसमें एक प्लस पॉइंट है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, तो लोगों का कोई भी पार्ट अगर वीक है तो आप उसको इजिली कवर अप कर सकते हो दूसरे पार्ट से। हाँ, सेक्शनल टाइमिंग तो होता ही है, पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, तो बहुत सारे लोगों का अगर किसी सब्जेक्ट में सेक्शनल की वजह से अगर कट ऑफ रुकता है तो वो इसमें नहीं होता है। तो इसमें ऐसा है, और आपको पता ही होगा कि मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी भी आप मेंस की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करते रहिए। कुछ नहीं तो जियो तो पढ़ते रहो, रीजनिंग करते रहो, मैथ करते रहो, थोड़ा थोड़ा ही करो लेकिन पढ़ो। और जब लास्ट के 10 दिन बचेंगे तो पूरा प्री पे भी फोकस दे देना। अगर आपका प्री अच्छा है तो मेंस पढ़ते रहो ज़्यादा, प्री पे अगर आप मॉक लगा के भी अगर आपका काम हो रहा है तो आप मॉक से भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि अभी कोई भी आपको किसी सब्जेक्ट की क्लासेस करने की जरूरत है, तो हाँ, आप कोई न्यू टॉपिक मत करो, आपने जितना कर लिया उसको रिवाइज करो, और जितना रिवाइज करोगे और सही तरीके से मॉक अटेम्प्ट करोगे ना, तो अपने आप नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। कभी कभी हमें आता सब कुछ है लेकिन टाइमिंग कम पड़ जाती है, तो उसके कारण हम पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो आपको राइट स्ट्रैटेजी से करना है। अगर आप रीजनिंग के साथ आपको पजल दिखी, आपको लगा रही है तो बन जाएगी, और उसको उठा लिया और पता चला कि वो लाइन कोई गलत रीड कर लिया, कुछ फंसाने वाली लाइन हो गई, तो पूरा आपका मोमेंटम लगेगा कि 5 मिनट तो चलेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। तो अगर आप मिसलिनियस वाला पार्ट सारे सेक्शन में पहले कर लोगे, जो एक 1 लाइनर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आपको अल्टीमेटली आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप राइट स्ट्रेटेजी के साथ मॉक दोगे ना, तो स्कोर इंक्रीज होता ही होता है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि मॉक में पहले हम क्या अटेम्प्ट करते हैं, बाद में क्या अटेम्प्ट करें, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन एंड 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन भी करना होता है। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन करने हैं तो रीजनिंग और इंग्लिश में तो आप फुल अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो। क्वांट में भी कर सकते हो, जिसकी क्वांट बहुत अच्छी है वो भी कर लेते हैं 34-35 क्वेश्चन। मेरा ऐसा है कि मैं रीजनिंग और इंग्लिश में फुल अटेम्प्ट, मेरी कोशिश रहती है कि मैं फुल अटेम्प्ट करूँ। और IBPS क्लर्क में मैंने 35 भी अटेम्प्ट किए थे, और स्कोर भी मेरा 35 ही आया था उसमें। और क्योंकि मैंने उसको आई थिंक 3 मिनट पहले मेरा रीजनिंग का सेक्शन हो गया था 17 मिनट्स में, और 3 मिनट्स में मैंने वापस सब चेक भी कर लिया था, तो सही था। तो यही है छोटी सी स्ट्रैटेजी, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी है, तो होपफुली बहुत सारे लोगों की जॉब लग जाए और सबके सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर आप नहीं जानते, SBI PO का भी पैटर्न बदल चुका है, तो हो सकता है SBI क्लर्क का भी पैटर्न बदल दे, कुछ भी कर सकता है। तो हमारे पास एक अच्छा मौका है जॉब लेने का, तो अपने तरफ से तो बेस्ट ही देना है। बाकी थोड़ा बहुत लक पे भी डिपेंड करता है, बट ठीक है, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, बिना हार्ड वर्क के तो कुछ नहीं होता है। तो ये छोटा सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।